नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इमेज। मैं श्रीकांत आपके साथ। आइए चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। अभिषेक बनर्जी को कोयला तस्करी केस में ईडी ने नोटिस किया। 2 सितंबर को पेश होने की निर्देश। WHO ने छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य योजनाओं को सराहा। CBSE, ICSE सहित विभिन्न राज्यों में समान शिक्षा प्रदान करने की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई। मुंबई मेट्रो रेल परियोजना केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई। असम भारत का अभिन्न अंग बनने में गोपीनाथ बरदोली और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अहम योगदान। JP नड्डा। आइए चलते हैं आज की विस्तार रूप से खबरों को जानते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाई की जा रही स्वास्थ्य योजनाओं को WHO ने सराहा है। राज्य सरकार अपनी जनता की स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं पर केंद्रित होकर निरंतर कार्य करती आ रही है। राज्य सरकार के आदिवासी अंचलों और सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जागरूकता अभियान चलाने के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने का काम निरंतर कर रही है। यही कारण है कि जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत और जन जन तक के लिए सुलभ हुई है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही इस जन स्वास्थ्य योजनाओं का उल्लेख किया है। WHO की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि दंतेवाड़ा जिले में बारसपुर में लगने वाले हाट बाजार क्लिनिक में ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्ण देखभाल की जा रही है। यहाँ नियमित रूप से स्वास्थ्य परामर्श, दवाएं, आवश्यक टीकाकरण मुफ्त प्रदान किए जा रहे हैं। दंतेवाड़ा के साप्ताहिक बाजारों में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक में दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय समुदायों के लोगों को मलेरिया, HIV, मधुमेह, एनीमिया, तपेदिक, कुष्ठ, उच्च रक्तचाप और नेत्र विकारों के लिए जांच एवं स्क्रीनिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है। बता दें कि 2019 से अब तक छत्तीसगढ़ में 25 लाख से अधिक लोगों ने हाट बाजार क्लिनिक में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है। CBSE, ICSE सहित विभिन्न राज्यों में शिक्षा क्षेत्र में सिलेबस सहित पहनावा आदि को एक समानता प्रदान करने की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई की जाएगी। यह सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में वाली बेंच में की जाएगी। बताते चले कि बीते 2 मई को कोर्ट ने केंद्र सरकार, CBSE और ICSE को नोटिस जारी किया था। शिक्षा क्षेत्र में समानता दिलाने को लेकर भाजपा नेता और वकील अश्वनी उपाध्याय ने कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें यह कहा गया है कि सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए सिलेबस एक समान है। साथ ही JEE, बिट सेट, नीट, मेट, नेट, NDA इत्यादि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सिलेबस एक समान किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में CBSE, ICSE और अन्य राज्य बोर्डों के सिलेबस एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा माफिया नहीं चाहता कि देश में एक समान सिलेबस हो। देश के संविधान में शिक्षा के अधिकार कानून का मतलब यह नहीं है कि शिक्षा का समान अधिकार सभी को मिले, क्योंकि शिक्षा का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। इसके बिना दूसरे अधिकारों को लागू करना मुश्किल है। मुंबई के आर्य कॉलोनी में मेट्रो रेल परियोजना से जुड़े निर्माण के लिए पेड़ काटने के मामले में देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई की जाएगी। यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यू ललित की अध्यक्षता में वाली बेंच में की जाएगी। आपको बताते चले कि बीते 24 अगस्त को कोर्ट ने मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को निर्देश दिया था कि वे अपने दिए गए हलफनामे को पालन करें और अगले आदेश तक पेड़ों की कोई कटाई नहीं करें।
और देश और कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पेड़ों की कटाई हुई तो उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती पर मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने भरोसा दिया था कि वहां पेड़ों की कटाई नहीं की जा रही है। आज कोर्ट की सुनवाई के सामने आएगा कि मेट्रो रेल परियोजना द्वारा की जा रही निर्माण कार्य स्थगित होगी या अन्य रास्ता निकाला जाएगा। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग में मार्ग खराब हो गए थे, जिसकी मरम्मत का कार्य प्रशासन द्वारा की जा रही थी। जिसके बाद मंगलवार सुबह 8 बजे से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग हल्के और निजी वाहनों के लिए दोनों तरफ से मार्ग खोल दिए गए हैं। वहीं प्रशासन ने दोपहर 1 बजे तक हल्के वाहन को गुजरने की अनुमति दी है। इसके बाद प्रशासन द्वारा भारी वाहनों को उधमपुर से श्रीनगर की तरफ रवाना करने के लिए अनुमति देंगे। प्रशासन ने सुरक्षा बलों से अपील की है कि वह यातायात नियमों का पालन करते हुए सार्वजनिक और निजी वाहनों के गुजरने और राज्य मार्ग की ताज़ा स्थिति का जायजा लेने के बाद ही अपने वाहनों को जम्मू से श्रीनगर की ओर ले जाएं। वहीं दूसरी ओर श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर दोनों तरफ से यातायात के लिए छोड़ा गया है। यह राजौरी और पुंछ जिलों की दक्षिण कश्मीर के गुसोपिया से जुड़ने वाला मुगल रोड SSC रोड को वाहन की आवाजाही के लिए खुला छोड़ दिया गया है। इसके साथ ही वहां के प्रशासन ने कहा कि तय समय के बाद किसी भी वाहन को आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी। गुवाहाटी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भाजपा के पूर्वोत्तर कार्यालय पद भवन का उद्घाटन करने के पश्चात कहा कि वर्तमान समय में असम भारत का अभिन्न अंग बनने में बरदोलोई और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मुख्य योगदान रहा है, क्योंकि कांग्रेस के दिनों में पूर्वोत्तर में एक दूसरे के राज्यों के बीच झड़पें होती थी, पर अब ऐसा माहौल है कि जहां हर कोई एक साथ रह सकता है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में भारत में भाजपा कार्यालय सिर्फ एक कार्यालय नहीं है, यह एक मंदिर है। यह कोई बड़ी बात नहीं है, कार्यालय कितना बड़ा है या छोटा है, यह एक भावना है। इसके साथ उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा का असम प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन 8 अक्टूबर को किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्वोत्तर की जनता ने जिस प्रकार से कांग्रेस को बाहर निकाला है, भाजपा पर अपना भरोसा जताया है, वह सराहनीय है, क्योंकि असम चुनाव में जिस प्रकार से भारी रिकॉर्ड मतों से भाजपा को जीत मिला है, वे कभी नहीं सोचे थे कि पूर्वोत्तर में भाजपा की सरकार होगी। और कहा कि असम मेघालय सीमा मुद्दे पर शांतिपूर्ण रूप से हल किया जा रहा है। वर्तमान समय में असम अरुणाचल सीमा मुद्दा को सुलझाने की राह पर है। बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी को तृणमूल के साथ परिषद के स्थापना दिवस समारोह के ठीक एक दिन बाद प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कोयला तस्करी केस में नोटिस जारी किया है। 2 अक्टूबर को ईडी ने उन्हें तलब किया है। कोलकाता ईडी कार्यालय में अभिषेक बनर्जी को पेश होने के लिए कहा गया है, जहां दिल्ली की विशेष टीम आकर उनसे पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि बीते सोमवार को ममता बनर्जी ने आशंका जताई थी कि अभिषेक बनर्जी को केंद्रीय जांच एजेंसी का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि बंगाल में तृणमूल की सरकार गिराने के लिए केंद्र की सत्ता पार्टी तृणमूल नेताओं और मंत्रियों को एक के बाद एक गिरफ्तार कर रही है। इससे पहले कि भी अभिषेक और उनकी पत्नी रजीना बनर्जी को ईडी ने नोटिस दिया था। उन्हें अब ऐसा लगता है कि अब उनके 2 साल के बच्चे को भी कहीं नोटिस न भेज दिया जाए। देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान बेंच ने आरक्षण मामलों की चुनौती सहित आंध्र प्रदेश में मुस्लिम को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में आरक्षण की चुनौती देने वाली याचिका पर 13 और 14 सितंबर को सुनवाई करेगी। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली संविधान बेंच में दिया गया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2019 में EWS आरक्षण के कानून पर चुनौती दी थी, जिसके तहत कोर्ट ने 4 वकीलों की नोडल वकील के रूप में नियुक्त किया है। महाराष्ट्र के राजगढ़ इलाके में खुजनेर थाना अंतर्गत वार्ड क्रमांक 2 में रहने वाली दलित महिला ने
सीहोर जिले के युवक पर जान से मारने की धमकी देकर 1 माह तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने मंगलवार को आरोपित के खिलाफ प्राथमिक केस दर्ज कर लिया है, जिस पर खुजनेर थाना के प्रभारी आदित्य सोनी ने बताया कि खुजनेर की पीड़ित दलित महिला का आरोप है कि ग्राम अहमदपुर जिला सीहोर के निवासी शेर सिंह के पुत्र फूलन सिंह मेवाड़ ने घर में घुसकर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए 1 माह तक दुष्कर्म किया, जिस पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ धारा 376 अंडर सेक्शन 2 AN 450 506 SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ राज्य में गणेश चतुर्थी पर्व के पूर्व ही रायपुर शहर अंतर्गत आजाद चौक थाना समीप आमपाड़ा चौक के पास कुछ अज्ञात लोगों ने गणेश जी की दर्जनों मूर्तियों को तोड़ दिया है। घटना के बाद सोमवार देर रात भाजपा और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने टूटी हुई प्रतिमाओं को लेकर आजाद चौक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं मूर्तिकार नारायण प्रजापति ने दावा किया है कि कुछ अज्ञात लोगों ने 100 से ज़्यादा प्रतिमाओं को तोड़ दिया है। मूर्तिकार का कहना है कि वे आमपाड़ा में सड़क किनारे मूर्तियों की दुकान लगाते थे और पंडाल में मूर्तियों को ढक कर रखा करते थे, क्योंकि आगामी बुधवार को ही गणेश चतुर्थी का त्यौहार है। देर रात वे अपनी दुकान बंद कर प्रतिमाओं को अच्छे से ढक कर घर चले गए थे। जब वे सुबह घर से वापस लौटे तो देखा कि गणेश की प्रतिमाएं किसी ने तोड़ दी है। मूर्तिकार ने रो कर बताया कि उसने कड़ी मेहनत करके इन मूर्तियों को बनाया था। इसमें से कुछ मूर्तियों को बिरादरी के लोगों ने खरीदा था। टूटी हुई मूर्तियों से लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पाकिस्तान के कराची में बाढ़ का कहर देखने को मिला, जहां बाढ़ की स्थिति से घिरे पाकिस्तान में सिंधु नदी में नाव पलटने से लगभग 13 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई लोगों के लापता होने की भी सूचना मिली है। इस वक्त भारी बारिश के कारण सिंधु नदी पूरे उफान पर है। पाकिस्तान में भीषण बाढ़ से अब तक लगभग 1,500 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी में बाढ़ प्रभावित लगभग 25 पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रही थी। तभी नाव भीषण जलप्रवाह में अपना संतुलन खो बैठी और नाव के पलट जाने से यह हादसा हो गया। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित किया है। बाढ़ के कारण लगभग 110 जिले बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। पाकिस्तान में भीषण बारिश के कारण देश में बाढ़ की स्थिति बन चुकी है, जिसके कारण पाकिस्तान सरकार ने देश में आर्थिक संकट की घोषणा कर दी है। इस आर्थिक संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने $1.17 बिलियन यानी 93 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज देकर बड़ी राहत दी है। यह जानकारी पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट कर दिया है। इस्माइल ने कहा कि IMF बोर्ड ने हमारे EFF कार्यक्रम के पुनरुद्धार को मंजूरी दे दी है। इससे पहले अप्रैल 2022 में IMF बोर्ड ने पाकिस्तान को 1.386 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी थी, लेकिन अभी तक राशि नहीं मिल पाई है। वित्त मंत्री ने देश को बधाई दी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कठोर निर्णय लेने और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए धन्यवाद दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा करते हुए कहा कि उसने अफगानिस्तान को 40,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं भेजा है। भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि भारत ने काबुल के पड़ोसी और पुराने साझेदारी के रूप में अपनी स्थिति भागीदारी को प्रस्तुत किया है। उन्होंने काबुल में गुरुद्वारों पर हो रहे हमले पर चिंता जताई है। भारत में शांति और स्थिरता की वापसी सुनिश्चित करने में पक्षधर है। भारत और अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के कई शिपमेंट भेजे हैं, जिसमें 10 बैचों में
32 टन चिकित्सा सहायता भेजी गई है। इसमें कोरोना टीकों के 5 लाख खुराक शामिल है। यह चिकित्सा खेप विश्व स्वास्थ्य संगठन और काबुल के इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल को सौंपी गई है। चंडीगढ़ के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस ने विदेश से गिरफ्तारी शुरू कर दी है, जहां से पंजाब पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस मामले में बिश्नोई गैंग के सचिन बिश्नोई को अजरबैजान से पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ एक अन्य आरोपी अनमोल बिश्नोई के केन्या में होने का सूचना मिली है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों ने मूसेवाला की हत्या की फील्डिंग बिछाई और फिर हत्याकांड को अंजाम देने से पहले फर्जी पासपोर्ट पर विदेश चले गए थे। अजरबैजान में से पंजाब पुलिस ने सचिन बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद उसे भारत लाने की तैयारियां में जुट चुकी है। सचिन बिश्नोई की गिरफ्तारी से मूसेवाला मर्डर केस में बड़ी साजिश का पर्दाफाश होगा। इस गैंग के निशाने पर कौन कौन लोग हैं, इसका भी पता आगामी दिनों में पूछताछ के दौरान चलेगा। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे अमीर आदमी के तीसरे श्रेणी में अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी पहुंच गए हैं, जिनकी कुल संपत्ति 137.4 अरब डॉलर हो गई है। इसी के साथ अडानी इस मुकाम पर पहुंचने वाले भारत के पहले व्यक्ति एवं एशियाई व्यक्ति बन चुके हैं। दुनिया के पहले अमीर व्यक्ति एलन मस्क, जिनकी कुल संपत्ति 251 अरब डॉलर की है, वहीं दूसरे श्रेणी की पर जेफ बेजोस, जिनकी कुल संपत्ति 152.3 अरब डॉलर की है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की जारी रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी की कुल संपत्ति 1.12 अरब डॉलर की बढ़त के साथ 137.4 अरब डॉलर पर पहुंच गई, जबकि फ्रांस के बर्नार्ड आर्नाल्ट की कुल संपत्ति 1.37 अरब डॉलर की गिरावट के साथ 136 अरब डॉलर की रह गई है। वहीं मुकेश अंबानी 91.9 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के सबसे अमीरों की सूची में 11वें स्थान पर जा पहुंचे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी आ रही है, जहां ओपेक और उसके सहयोगी देशों के उत्पादन में कटौती की आशंका से क्रूड ऑयल के दाम में $3 प्रति बैरल से ज़्यादा की तेजी हो चुकी है। वर्तमान में ब्रेड क्रूड $104.20 प्रति बैरल और WTI क्रूड $96.56 प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहा है। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में तेल कंपनियों ने घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है। भारत की इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में मंगलवार को पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर, मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये प्रति लीटर और डीजल का 94.27 रुपये प्रति लीटर, कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपये प्रति लीटर, डीजल 92.76 रुपये प्रति लीटर, चेन्नई में पेट्रोल 102 रुपये 63 पैसे प्रति लीटर और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। आप देख रहे थे देश दुनिया की खबरें। आगे की खबरों को देखने के लिए ट्रांसपोर्ट इमेज के साथ बने रहें। नमस्कार।